नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी यदि टॉपिक की मैं बात करूं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो एक टॉपिक हमने सफलतापूर्वक समाप्त किया था और ये टॉपिक था अपना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस टॉपिक को हमने बखूबी समाप्त किया था। और हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था और दूसरा टॉपिक था आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ये जो टॉपिक है इसका हम अध्ययन कर रहे थे, ये टॉपिक हमारा लगातार चल रहा था। आज इसी टॉपिक के अंतर्गत, स्वास्थ्य टॉपिक के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की। टॉपिक आज का क्या है? भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, इस टॉपिक की हम बात करेंगे कि भारत में यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी क्या चुनौतियाँ आपको देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं भारत एक मैक्सिमम, आप कह सकती हैं मैक्सिमम जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यदि किसी देश में निवास करती है, लोग निवास करते हैं, तो वो भारत देश है। भारत के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में क्योंकि जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी पहुँच लोगों तक उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से विकसित देशों में आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं वो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझते हैं, उनके समक्ष चुनौतियां देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से जब हम शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करते हैं तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर असमानता देखने को मिलती है। क्योंकि जहाँ पे शहरी क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं वो हैं तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे उनको निदान को लेकर के जो आप कह सकते हैं सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुँच है वो पर्याप्त है। साथ ही साथ जो विशेष रूप से आप कह सकते हो इस क्षेत्र में जो अवसंरचना विकास की यदि हम बात करें तो वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना पर उतना ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के देखने को मिलती हैं, अपेक्षाकृत शहरों में कम देखने को मिलती हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका क्या रहा? हालांकि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसका कारण क्या है? सबसे पहले भारत में जब हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है अपर्याप्त पहुंच की। क्या बात आती है? अपर्याप्त पहुंच की बात आती है। अपर्याप्त पहुंच की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि चिकित्सा पेशेवरों की कमी, चिकित्सा पेशेवरों की कमी, चिकित्सा पेशेवरों की कमी, ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन की कमी, गुणवत्ता आश्वासन की कमी, इसके साथ साथ अपर्याप्त स्वास्थ्य खर्च, अपर्याप्त स्वास्थ्य खर्च, और सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो अपर्याप्त शोध निधि, अपर्याप्त शोध निधि, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त शोध निधि, ये जैसे आप कह सकते हो स्वास्थ्य निधि जैसे बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच देखने को मिल रही है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां देखने को मिल रही वो ये हैं: चिकित्सा पेशेवरों की कमी, गुणवत्ता आश्वासन की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य खर्च और अपर्याप्त शोध निधि जैसी जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराती हैं, उन विशेष रूप से उन पिलरों में कमी की वजह से ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जब हम कम बजट की बात करते हैं, कम बजट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है,
कम बजट की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं स्वास्थ्य सेवा पर भारत का जो सार्वजनिक व्यय है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो भारत का सार्वजनिक व्यय है वो 2021-22 की बात करें तो यह जीडीपी का मात्र 2.1% था, जबकि विकसित देशों में यदि हम बात करें तो ये लगभग 10% तक देखने को मिलता है, जीडीपी का 10% तक देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें स्वास्थ्य सेवाओं में जो बजट आवंटन है उसको बढ़ाना है, और यदि हम 10% तक नहीं जा रहे हैं तो कम से कम इसको बढ़ाकर 5 से 8% तत्काल करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पड़ोसी देश अपने पाकिस्तान की यदि हम बात करें, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी यदि हम बात करें तो इनका भी स्वास्थ्य पे जो खर्च है वो जीडीपी का लगभग 3% किया जाता है। मतलब यदि हम देखें तो हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम खर्च करते हैं वो अपने पड़ोसी देशों से भी खर्च करते हैं, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इनकी कई गुना जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, और कम से कम यह आंकड़ा 5 से 8% तक होना चाहिए। और यदि हम ये आंकड़ा 5 से 8% तक कर ले जाते हैं तो जो शोध निधि कम हमें पड़ती है, जो शोध निधि की अपर्याप्तता बनी रहती है वो नहीं बनेगी। लगातार अनुसंधान होंगे, शोध होंगे तो नई नई खोजें, नई नई बीमारियों को लेकर के हम काम कर पाएंगे, उन पर रिसर्च कर पाएंगे, और उससे हम अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य पे हम जब खर्च बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से बुनियादी संरचना में भी जो विकास देखने को मिलेगा, और यदि बुनियादी संरचना में विकास देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो आप कह सकते हो स्थान विशेष के अनुसार जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट कम बजट के बाद जो आपको देखने को मिलता है स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के अंतर्गत वो है निवारक देखभाल की कमी। निवारक देखभाल की कमी। निवारक देखभाल की कमी। निवारक देखभाल की कमी की बात करें तो भारत में निवारक देखभाल का कम मूल्यांकन किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि यह जो है ये नाखुशी और वित्तीय नुकसान के मामले में यदि हम बात करें, नाखुशी और वित्तीय नुकसान के मामले में बात करें तो रोगियों के लिए कई तरह को जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको ये कम करने में सक्षम है। इसके बावजूद भी निवारक देखभाल की कमी भारत में देखने को मिलती है। इसका कम मूल्यांकन किया जाता है, जबकि यदि इसका प्रॉपर मूल्यांकन किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए तो जो मरीज हैं, जो आम आदमी है, उसको वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकता है और वह कई तरह की कठिनाइयों को कम करने में जो है सक्षम रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो देखने को मिलता है वह है चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। अनुसंधान का अभाव। चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। भारत में यदि हम बात करें तो अनुसंधान और विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली जो नई परियोजनाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उन परियोजनाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और यह भी एक कारण है कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि नई परियोजनाओं पर ध्यान न देना इसमें इसका एक बड़ा कारण है। आगे यदि हम देखें तो इसमें आप कह सकते हो नीति निर्माण। नीति निर्माण यह भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। नीति निर्माण को इस तरह से समझते हैं कि प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में नीति निर्धारण जो है ये निस्संदेह महत्वपूर्ण है। निस्संदेह ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में मुद्दा मांग के बजाय आपूर्ति का है। आप जानते हैं भारत में जो मुद्दा है वो मांग के बजाय आपूर्ति का है, और नीति निर्धारण इसमें मदद कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नीतियों के निर्माण में भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो नीतियां बनाई जाती हैं वो विशेष रूप से
इस तरह से बनाई जाएं कि जो स्वास्थ्य सेक्टर में लगे हुए फार्मा कंपनियां हैं या स्वास्थ्य सेक्टर में जो लगे हुए लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके हितों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़े, ना कि प्रतिकूल प्रभाव। और यदि ऐसा होता है तो निसंदेह इस दिशा में भी हम बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है पेशेवरों की कमी। जो चिकित्सा पेशेवर हैं प्रमुख रूप से आप देखते हैं तो प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवाएं यदि प्रदान करनी है तो ज़रूरी है कि जो पेशेवर हों वो योग्य हों, कुशल हों। और भारत में यदि हम डॉक्टरों की बात करें, भारत में यदि हम नर्सों की बात करें और अन्य चिकित्सा पेशेवरों की बात करें तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। चाहे वो सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा ले लीजिए, अभी प्रत्येक सरकारी अस्पताल में जिस प्रकार से नियुक्तियां होनी चाहिए डॉक्टरों की, नर्सों की, चिकित्सा पेशेवरों की, वो देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कमी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि भारत में उस रेशियो में लोग, छात्र जो हैं इस दिशा में रुचि नहीं रख रहे हैं, रुचि रखते हैं, लेकिन भारत में जिस प्रकार से इनको पेमेंट मिलता है वो पेमेंट इनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। क्योंकि विदेशों से यदि हम बात करें, विदेशों में यदि हम बात करें तो अच्छा खासा इनको पेमेंट मिल जाता है। तो जो भी कुशल डॉक्टर या नर्स होते हैं वो ज़्यादातर विदेशों का रुख करते हैं, जिससे ये समस्याएं बनी हुई हैं। और आपको बता दें कि अभी कुछ वर्ष पहले एक आंकड़ा दिया गया था और उसमें बताया गया था कि लगभग 6 लाख, भारत में अभी 6 लाख सिर्फ डॉक्टरों की कमी है। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। उसमें यदि हम नर्सों को जोड़ दें और अन्य स्टाफ को जोड़ दें तो ये आंकड़ा आप कह सकते हो 10 से 12 लाख का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। लगातार सरकार आवेदन भी निकालती है, लेकिन लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले रुचि जगाना होगा, जो समस्याएं हैं उन पर काम करना होगा। बहुत सारे सरकार के प्रतिबंध भी होते हैं डॉक्टरों पर जो सरकारी सेवाओं में काम करते हैं, तो उसमें भी उनको कुछ सहूलियत देने की आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का झुकाव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ हो सके। इसके साथ साथ संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। संसाधनों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? क्योंकि डॉक्टर जो है वो अत्यधिक परिस्थितियों में काम करते हैं। आप जानते हैं बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिससे भीड़ भाड़ वाले बाहरी रोगी विभाग, अपर्याप्त स्टाफ, दवाएं और बुनियादी ढांचाएं शामिल हैं। कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर हमारे यहाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ लगभग 6 लाख डॉक्टरों की कमी है, तो इस गैप को फिल करने के लिए जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको काम पे ज़्यादा, आप कह सकते हैं 8 घंटे का काम है तो इनको 9 घंटे काम करना पड़ रहा है। इन्हीं डॉक्टरों को कई जगहों पे फार्मासिस्ट का भी काम करना पड़ रहा है, कई जगह सपोर्ट स्टाफ का भी काम यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कमी है, उनकी रिक्तियों को सरकारें जो हैं वो फिल नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते जो डॉक्टर हैं जो अभी मौजूदा समय में काम कर रहे हैं उनको एक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इससे जो उनकी कार्य कुशलता है, जिस क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हैं, वो प्रभावित हो रही है। और उसके प्रभावित होने के कारण जो आप कह सकते हैं उस सेक्टर से जुड़ी हुई सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि पहली चीज़ डॉक्टरों की सीमित संख्या है तो कम से कम उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। अब यदि संसाधनों का भी अभाव होगा, मैन पावर का भी अभाव होगा, तो कोई कितना भी कार्य कुशल है, यदि वो अपना 100% देता भी है तो भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। तो यदि कभी भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की बात की जाए तो आपको स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के अंतर्गत इन्हीं मुद्दों पर बात करना है। पहला बात किस पे करना है? अपर्याप्त पहुंच पे बात करना है। किस पे बात करना है? अपर्याप्त पहुंच पे बात करना है। दूसरी चर्चा कहाँ पे करनी है? कम बजट पे बात करनी है। कम बजट पे बात करनी है।
तीसरी चर्चा कहाँ पे करनी है, निवारक देखभाल पर करनी है, निवारक देखभाल, ठीक है, निवारक देखभाल की कमी इस पे करनी है। चौथा कहाँ पे करना है, चिकित्सा अनुसंधान का अभाव, चिकित्सा अनुसंधान का अभाव, इस पे काम करना है। अगला कहाँ पे काम करना है, नीति निर्माण पे काम करना है, नीति निर्माण पे काम करना है। अगला कहाँ पे काम करना है, पेशेवरों की कमी, पेशेवरों की कमी, इस मुद्दे पर लिखना है। और लास्ट में संसाधनों की कमी, इसका भी जिक्र आप प्रमुखता से करेंगे, संसाधनों की कमी। यदि आप उपरोक्त मुद्दे पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है, ठीक है, यदि मान लो किसी रोग की बात की जा रही हो, ठीक है, और लास्ट में प्रश्न के दूसरे भाग में आपसे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का जिक्र करने को बोल दिया जाए तो आप उपरोक्त बिंदुओं पर लिख सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित जो टॉपिक थे उनमें हमने प्रमुखता से जो प्रमुख टॉपिक थे उनकी हमने बात कर ली है। अब जैसे स्वास्थ्य में बेसिक चीज़ें, जैसे रोग के कारण क्या होते हैं, सबको पता है रोग के कारण क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे HIV एड्स हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, TB, कोविड-19 हो गया। इन सब पर नज़रें बनाए रखनी है क्योंकि रोगों में अक्सर इन्हीं से जोड़कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे HIV को लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है, मलेरिया को लेकर सरकार का क्या लक्ष्य है, क्या चल रहा है, कुष्ठ रोग को लेकर के सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट से जोड़कर यदि आप इनको करते हैं तभी आप इसमें सफल रहेंगे। इसके बाद जैसे रोग निदान की तकनीकें आती हैं, पिछले दिनों हमने एक तकनीक के बारे में पढ़ा था, रोग निदान की तकनीकें हो गई, और रोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है वो हो गया। साथ ही कई उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं, इनका भी जिक्र करना जरूरी है। इसके साथ साथ पशुजन्य रोग होते हैं, पशुजन्य रोग होते हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो रोग आप विशेष रूप से साइंस जब पढ़ते हो ना, साइंस पढ़ते समय जो विभिन्न प्रकार के रोगों को आप पढ़ते हो, जिनमें जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, ये सब जो पढ़ते हो, उन रोगों के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। यदि बेसिक पता है और करंट में संबंधित उससे क्या चल रहा है वो पता है तो आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अब जो एक बात करनी है, एक टॉपिक आज इसी में जो हमें चर्चा करनी है वो है सेरोगेसी, ठीक है, आज सेरोगेसी की चर्चा होगी। सेरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। पिछले दिनों भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि सेरोगेसी का मतलब क्या हो गया, सेरोगेसी का मतलब हो गया किराए की कोख, ठीक है। अब ये है क्या, आपको बता देते हैं, सेरोगेसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि सेरोगेसी का जो मुद्दा था ये काफ़ी समय से चर्चा में रहा है, विवादित मुद्दा भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं भी हैं, कुछ कानूनी मुद्दे भी हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। सेरोगेसी की जब हम बात करते हैं तो दशकों से यदि हम बात करें तो सेरोगेसी की जो अवधारणा है एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से संतान के जो इच्छुक जोड़े होते हैं अपने बच्चे को पैदा करने के लिए दूसरी महिला की कोख का इस्तेमाल करते हैं, बदले में उसको कुछ धन देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेरोगेसी जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मान लो किसी बीमारी से कोई गर्भित दंपति है और उस बच्चे का जन्म देना चाहते हैं तो वो एक थर्ड महिला की किराए की कोख लेते हैं और उसको बदले में कुछ धन देते हैं और इससे वो भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करते हैं। भारत में इसे विशेष रूप से जैसे तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य हो गया, ठीक है, इसे तमिलनाडु राज्य जैसे जो हैं जो रूढ़िवादी राज्य हैं वहाँ पे इसको वर्जित माना जाता है। लेकिन समय के साथ इससे जुड़े कई फायदे भी हैं, जैसे बच्चे के आनुवांशिक लिंक, माता पिता के सेरोगेट चुनने की क्षमता, गोद लेने की तुलना में सेरोगेसी कई सारे
विकल्पों को भी आगे बढ़ा रहा है। आप जानते हैं भारत में यदि हम बात करें तो कई तरह के अभिनेता हुए हैं, जैसे आमिर खान, नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है, शाहरुख खान, ठीक है, तुषार कपूर आपने सुना होगा, करण जौहर आपने सुना होगा, ठीक है, करण जौहर सुना होगा। इन्होंने भी इसी व्यवस्था का विकल्प चुना है और हाल ही में इसका लाभ, जैसे आपने सनी लियोनी का नाम सुना होगा, ठीक है, सनी लियोन का नाम सुना होगा, इनके पति का नाम है डैनियल बेबर, ठीक है, इन्होंने भी इस तरह के विकल्प को चुना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेरोगेसी के माध्यम से कई सारे लोग जुड़वा बच्चों के भी माता पिता बने हैं, जुड़वा बच्चे भी कई सारे लोगों के जो है वो पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय सेरोगेसी के सबसे लोकप्रिय स्थलों के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सेरोगेसी के लोकप्रिय स्थलों के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो सेरोगेसी का, इसको उद्योग का दर्जा कुछ लोग देते हैं और बोला जा रहा है कि ये जो उद्योग है ये हर साल $1 बिलियन का, आप कह सकते हैं $1 बिलियन से अधिक की ये कमाई कर रहा है। 2018 के आंकड़े हैं, उनमें यदि हम 2018 का जो आंकड़ा हमें लेटेस्ट प्राप्त है उसके अनुसार देखें तो विश्व में 80% से ज़्यादा सेरोगेसी से जिन बच्चों का जन्म हुआ उनके लिए जो सेरोगेट मदर थी, ठीक है, जो सेरोगेट मदर का मतलब जिसने अपनी कोख को किराए पे दी थी दूसरे के संतान को जन्म देने के लिए, ये जो सेरोगेट मदर हैं 80% से ज़्यादा सेरोगेट मदर जो हैं वो भारत के हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी देखा गया है कि विशेष रूप से इसमें जो तकनीकी समस्याएं क्या आ रही हैं, सामाजिक और कानूनी मुद्दे जो इसमें बार बार जिक्र किया जाता है, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दे जिनका जिक्र किया जाता है उनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें समस्याएं क्या है? इसमें समस्याएं यह है कि जो नई प्रजनन प्रौद्योगिकी है ये रचनात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मनुष्यों की मदद करने का दावा करती है। कैसे? जैसे जो संतान की प्राप्ति की पीड़ा को आप कह सकते हो कम भी करती है, ठीक है, साथ ही समाज को बदलने की भी क्षमता रखती है। हालांकि सेरोगेसी का जो व्यवसायीकरण है कुछ समस्याओं को हल करने के बजाय ये सामाजिक संघर्ष भी पैदा कर रहा है। इस कारण कई परिवारों में महिलाओं पर एक मूल्य के बदले जो है अपने गर्भ की पेशकश करने के लिए दबाव बनाया जाता है। और भारत में जिस तरह से बेरोजगारी है उसमें बहुत आसानी से बहुत कम दामों पर, बहुत कम मूल्यों पर महिलाएं जो है सेरोगेट मदर बनने को तैयार हो रही हैं। भारत की यदि हम बात करें तो दुनिया के आप कह सकते हो भारत की तरह दुनिया के दूसरे हिस्से में बहस जो है इसके आर्थिक पर नहीं बल्कि इसके नैतिकता पर केंद्रित है। दूसरी ओर सेरोगेसी के अध्याय के पीछे आर्थिक लाभ भी मुख्य मानदंड जो है वो माना जा रहा है। सेरोगेट बनने वाली अधिकांश महिलाएं गरीब होती हैं, ठीक है, गरीबी से जूझ रही हैं, वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि कम शैक्षिक स्तर होने के कारण भी ये आसान टारगेट इस प्रकार के गिरोह का होती हैं और उनके माता पिता को कमीशन करने के लिए जो एजेंट हैं वो लगातार उनका शोषण भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से इस व्यवसाय में उतर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पारिवारिक दबाव, माता पिता के दबाव के कारण इस व्यवसाय में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सेरोगेट्स महिलाएं अक्सर दुविधा का सामना कर रही हैं क्योंकि एक सेरोगेट्स अभी भी सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से बच्चे को जो जन्म देना है उसको व्यवसाय की तरह देखा जा रहा है, मौद्रिक लाभ से जोड़कर देखा जा रहा है और इससे अपने पड़ोसियों को यह बताने के बजाय कि उन्होंने अपने बच्चे को इच्छुक माता पिता को दे दिया है वो उन्हें बताते नहीं हैं। बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो बताते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सेरोगेसी में क्या है, कई भ्रूणों का आरोहण होता है,
और बच्चे के विकास के दौरान अवांछित भ्रूणों को निरस्त भी कर दिया जाता है। ठीक है, निरस्त भी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में यदि हम बात करें, विशेष रूप से इस प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, इस प्रक्रिया में प्रमुखता से हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनका शोषण भी कर रहे हैं। सेरोगेट मदर, देखो सबसे पहले समझो एक चीज़ को, मान लो ये कोई दंपत्ति हैं, ठीक है। अब ये स्वास्थ्य चुनौतियों के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक थर्ड महिला को ये चुनते हैं सेरोगेट मदर के रूप में, और इन दोनों के संतान को जो जन्म है वो ये महिला देती है। और विज्ञान में आपने पढ़ा होगा 3 पेरेंटल बेबी, तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें थर्ड महिला को चुना जाता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि उस भ्रूण को जो है अपने गर्भ में सुरक्षित रखना, उस बच्चा पूर्ण रूप से विकसित होने पर उस बच्चे को जन्म देना, और इसके बाद फिर इस बच्चे को इनको सौंप देना। बदले में इसको कुछ पैसे लगातार मिलते रहते हैं, कुछ रुपए लगातार मिलते रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक इस महिला के स्वास्थ्य देखभाल का खर्च भी यही लोग उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से देखें भारत जैसे देश में, तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं माना जाता है। कुछ संदर्भों में विशेष रूप से रूढ़वादी जो लोग हैं ये उसको उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, बच्चे को उस प्रकार की स्वीकार्यता नहीं मिलती है समाज में, तो ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे संदर्भों में यदि हम देखें तो ऐसे दंपति जो बच्चे के जन्म देने के इच्छुक हैं और बच्चे का जन्म स्वास्थ्य कारणों से नहीं दे सकते हैं, और यदि उनको ये ऑप्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप जानते हैं विशेष रूप से वर्तमान जो प्रथाएं हैं ऐसे बच्चों को स्वयं की पहचान की खोज ढकेलने में जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती हैं। उनमें सामाजिक माता पिता के प्रति शर्म और क्रोध की भावना को जगह देती है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को ये बोला जाए, कोई छोटा बच्चा है उसको ये बोला जाए कि आपके माता पिता जो हैं वास्तव में ये आपके माता पिता नहीं हैं, आपको किसी थर्ड पर्सन ने जन्म दिया है, तो निश्चित तौर पे जो बच्चे का मानसिक, उस समय की बच्चे की जो मानसिक स्थिति रहेगी निश्चित तौर पे वो सामान्य नहीं रहेगी। क्रोध की भावना को यहाँ पे जगह मिलेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी पहचान को खोजने के लिए, अपनी पहचान, स्वयं की पहचान को खोजने के लिए लगातार जो है प्रयासरत रहते हैं, लगातार उसी उपापोह में रहते हैं, लगातार शर्म से आप कह सकते हो जो समाज है उसमें उस तरह के खुल के सामने नहीं आ पाते जैसे कि अन्य बच्चे होते हैं। अब भारत में सेरोगेसी के व्यवसायीकरण से संबंधित चिंताएं क्या हैं? भारत में यदि हम चिंताओं की बात करें तो सबसे पहले चिंता है बाल तस्करी। क्या चिंता है? बाल तस्करी। यहाँ पे आपको समझना है कि भारत में सेरोगेसी के अभ्यास को दी गई जो कानूनी मान्यता है उसके परिणाम स्वरूप बाल तस्करी में जो है बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से सेरोगेट मदर का सहारा लेके जो है वो बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, और फिर इसके बाद बच्चों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। ठीक है, दूसरा, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरा। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरा। अब इसमें यदि हम देखें तो कई बार क्या हो रहा है, कम जन्म वजन हो रहा, जन्म के समय वजन जो है बच्चे का कम रहता है। आनुवांशिक असामान्यताएं देखने को मिल रही हैं, आनुवांशिक असामान्यताएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार क्या है, जो मेम्ब्रेन है उसकी क्षति देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरा है। तीसरा, इसी में यदि हम देखें तो सेरोगेसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, संतानों का वस्तुकरण हुआ है। जैसे हम वस्तुएं मार्केट से खरीद के लाते थे, सेरोगेसी में उसी तरह से अब संतानों का वस्तुकरण हुआ है कि आप जो है वो किसी थर्ड पर्सन को चुनते हो सेरोगेट मदर के लिए, और उसके गर्भ में आपके शिशु का विकास होता है,
और फिर आप शिशु के जन्म होने पर आप उसको अपने पास कुछ रुपए के बदले ले आते हो। तो कहीं ना कहीं ये नैतिक चिंताओं को बढ़ाता है और यह बच्चों और उनकी माताओं के बीच की जो कड़ी है उसको तोड़ता भी है, ठीक है, उसको तोड़ता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी है, नेचर के साथ खिलवाड़ भी है। अतः इसके परिणाम स्वरूप यह देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का शोषण होता है, विशेष रूप से गरीब देशों में। क्योंकि कोई भी माता है, वो आप जानते हो, कोई भी सेरोगेट मदर भी है, तो निश्चित तौर पे उससे क्या है कि वर्ष में कम से कम एक शिशु के जन्म देने के उपरांत कम से कम उसे 3 से 4 महीनों का, आप कह सकते हो, उसके शरीर को जो है पूर्व की भांति विकसित होने में, पूर्व की भांति संगठित होने में समय लगता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे के लालच में जो सेरोगेट मदर होती हैं वो क्या कर रही हैं, एक बच्चे को जन्म देने के उपरांत दूसरे बच्चे के सेरोगेट मदर बनने को तैयार हो रही हैं। और इससे क्या हो रहा है कि इनका स्वास्थ्य तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ इनके गर्भ में पलने वाले जो सेरोगेट प्रक्रिया, सेरोगेसी प्रक्रिया से जो यहाँ पे शिशु पल रहे हैं, उनमें भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ जो हैं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ज़्यादातर जो सेरोगेट मदर हैं वो इन्हीं राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों से जो है लिए जा रहे हैं और यह एक गंभीर अपराध है। तस्करी की गई लड़कियां जो हैं, विशेष रूप से जो तस्करी की गई लड़कियों को आमतौर पे देह व्यापार में या आप कह सकते हो दास बनाने के लिए बेच दिया जाता है। इसमें पिछले 6 से 7 वर्षों में एक नया जो मोड़ आया है वो ये आया है कि लड़कियों को यहाँ से, इन राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों से उठाकर उनको देह व्यापार में ना छोड़कर, बल्कि उनको एक नए व्यापार, सेरोगेसी के व्यापार में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें बड़े पैमाने पर अब जो है तब्दीली देखने को मिली है, बड़े पैमाने पर इसमें देखने को मिला है। और इससे क्या है, इससे सेरोगेसी अभ्यास का परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो मनोवैज्ञानिक परिणाम है, इसका एक मनोवैज्ञानिक परिणाम भी है कि भैया सेरोगेसी के संबंध में कानूनी चिंताओं के अलावा मनोवैज्ञानिक चिंताएं भी हैं। भारत में सेरोगेसी से संबंधित कानून और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों के कई सारे उदाहरण हैं। जैसे यदि कोई सेरोगेट मदर है, ठीक है, उसने किसी बच्चे को जन्म दिया और यदि उसने बच्चे को जन्म दिया और ये वापस अब उस दंपति को ये बच्चे को नहीं सौंपना चाहती है और ये स्वयं उस बच्चे का, आप कह सकते हो, उस बच्चे का देखभाल करना चाहती है, उस बच्चे को अपना मान के रखना चाहती है, तो इस बच्चे की नागरिकता को लेकर के भ्रम की स्थिति है कि ऐसे में इस बच्चे की नागरिकता क्या होगी। यदि सेरोगेट मदर उस दंपति को, इस बच्चे को नहीं सौंप रही है तो इनकी नागरिकता क्या होगी, इस बच्चे की नागरिकता क्या होगी। या यदि इसको नहीं सौंप रही, मान लीजिए जो सेरोगेट मदर है, किसी दंपति ने इनसे कांटेक्ट किया और फिर बाद में वो दंपति इस बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इस बच्चे को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे का होगा क्या, इस बच्चे के माता पिता कौन होंगे, इस बच्चे को नागरिकता किस देश की मिलेगी। ये सभी चिंताएं हैं और इन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह के कई सारे मामले भी आए हैं जो कोर्ट के माध्यम से बाद में सॉल्व हुए हैं। तो इस तरह के मामले भी अब आज के समय में देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं भारत में जहाँ पे महिलाओं को, जो महिलाएं हैं, जब इनकी शादी हो जा रही है तो अपने ससुराल में जब ये जा रही हैं तो वहाँ पर इनके पतियों द्वारा सेरोगेट बनने के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है। क्यों? थोड़े से धन की लालच में इनके पति इनको सेरोगेट मदर बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सेरोगेट माँ या कमीशनिंग जोड़े द्वारा जो अनुबंध के उल्लंघन जैसी जो चिंताएं हैं वो तो पहले से सामने हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सेरोगेसी की बात करते हैं तो इससे जुड़े नैतिक मुद्दे भी हैं, इससे जुड़े सामाजिक मुद्दे भी हैं, इससे जुड़े कानूनी मुद्दे भी हैं और कई तरह के मनोवैज्ञानिक मुद्दे भी इससे जुड़े हैं। तो आवश्यकता है कि इसको लेकर के कानून का निर्माण तत्काल किया जाए और उसका क्रियान्वयन भी किया जाए।
हालांकि भारत में यदि हम बात करें तो सेरोगेसी विनियमन अधिनियम, सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 ये है हमारे यहाँ, और ये कहता है कि भारत में वाणिज्यिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह केवल परोपकारी, यह केवल परोपकारी सेरोगेसी, मतलब जिसमें कोई पैसा नहीं ले रहा है, निस्वार्थ काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको अनुमति देता है, जहां चिकित्सा बीमा के अलावा सेरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं मिलता है। इसमें लाखों भारतीय नागरिकों को ART और सेरोगेसी तक पहुंचने से बाहर करने के प्रावधान है। एकल पुरुष, विषम लैंगिक जोड़े, समान लिंग वाले जोड़े और LGBTQ व्यक्ति ऐसी सेवाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये भारत के कानून में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जोड़े को कम से कम 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच के एक पुरुष और 25 से 50 वर्ष की आयु की एक महिला को शामिल करना होगा। दोनों को भारतीय होना चाहिए और उन्हें कोई जैविक या बायोलॉजिकल गोद लिया या सेरोगेट बच्चे नहीं होने चाहिए, तब तक बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम ना हो या जीवन को समाप्त करने वाला विकार ना हो। तो भारत सरकार ने इसमें कई सारे प्रतिबंध लगाए कि किस कंडीशन में ये आप कर सकते हैं। ये निस्वार्थ, यदि आप किसी की सेवा करना चाहते हैं सेरोगेट मदर बनकर तो आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप करना चाहते हैं तो आप भारतीय नागरिकों का कर सकते हैं। दोनों में एज, दंपत्ति की एज दिया गया है, लेकिन ऐसे दंपत्ति के पास कोई गोद लिया हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई सेरोगेट बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सेरोगेट माँ बनने के विकल्प चुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मानदंड में यह भी कहा गया है कि महिला को विवाहित होना चाहिए, महिला को विवाहित होना चाहिए और कम से कम एक बच्चा उसका होना चाहिए और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए, और सेरोगेसी का विकल्प चुनने वाले जोड़े का करीबी रिश्तेदार भी इसको होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इसकी समस्याओं को देखते हुए इस पर कई सारे प्रतिबंध 2021 में लगाए गए। 2021 में इस पर कई सारे काम किए गए और आवश्यक है कि अभी और भी इस पर काम किया जाए, क्योंकि अभी जैसे बीमा को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश स्पष्ट होना चाहिए। अभी तक क्या था कि 16 महीने का, इस कानून के आधार पे 16 महीने के लिए सेरोगेट माँ के लिए बीमा कवरेज शामिल है। साथ ही साथ पोस्ट और पार्टम डिलीवरी जटिलताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सेरोगेसी एक अच्छा विकल्प तो है, लेकिन जिस तरह से ये व्यवसाय पनप रहा है उस पर हमें युक्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे बहुत आवश्यक हो वहीं पर इसका आप कह सकते हो इसके लिए छूट दी जानी चाहिए। ऐसे दंपति जो वास्तव में किसी विकार से जूझ रहे हैं और वो अपनी संतान चाहते हैं तो उनको इसका अवसर मिलना चाहिए। तो इस दिशा में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें विश्व के ऐसे देशों की बराबरी नहीं करनी है जहाँ पे लगातार इसका जो रेशियो है बढ़ रहा है। हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक और जो हमारी नैतिक आप कह सकते हो कि मुद्दे हैं उनके अंतर्गत रहकर ही इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए जो आपको प्रश्न दिया जाता है, क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है, जो आपको लिख करके लेके आना है वो यही है कि भारत में, नोट कर लीजिएगा, प्रश्न नोट कर लीजिएगा जिसका उत्तर आपको सबमिट करना है, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर टिप्पणी लिखिए। भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर टिप्पणी लिखिए। भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर टिप्पणी लिखिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जो है, यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में हमें सबमिट करेंगे, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप आपका अपना है, टेलीग्राम ग्रुप पर इस प्रश्न का जवाब लिखकर आप हमें सबमिट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।